हाय। कैसे हैं सब लोग? प्रणाम सबको हमारी तरफ से। आज एक चर्चा जो रोज़ सुनते हैं, डॉलर गिर गया, डॉलर महंगा हो गया। अभी पिछले एक हफ्ते से बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि डॉलर 92.98 रुपीस पे चला गया। और इसके कारण हमारे देश को 1 रुपये यदि रेट बढ़ता है डॉलर का तो करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए हमको पर डे का ब्याज देना पड़ता है। तो ये हमारे लिए चिंतनीय विषय हो जाता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी इंपोर्ट पे चल रही है। चूँकि हम डेवलपिंग इकॉनमी में हैं, इसीलिए हमें एक्सपेंडिचर बहुत करने पड़ते हैं और इसके लिए बाहर से लोन लिया हुआ रहता है, जापान से लिया हुआ है, रेल वगैरह जो चल रही हैं, और टेक्निकल जो ज़रूरत होती है कंपनीज़ को वहाँ पे है। और दूसरा ये देखा होगा आपने कि रोड वगैरह जो बन रही हैं, डैम बनते हैं और टनल बन रही हैं, बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन आता है। तो ये फ्री में नहीं आता है, इनके लिए काफ़ी पैसा हमको देना पड़ता है। तो एक पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी में डॉलर छाया हुआ है। और आप देख रहे हैं मिस्टर सैम को इस समय की पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना वो वर्चस्व बनाने के लिए रोज़ सुबह एक नया स्टेटमेंट आ जाता है, तो लोग चिंतनीय हो गए हैं और काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है पूरे वर्ल्ड में कि आफ्टर ऑल ये कागज़ है, जो एक डॉलर नाम का एक जो पेपर है, वो इतना वैल्यूएबल क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इसका लंबा चौड़ा इतिहास है जिसको आज हम जानेंगे। तो एक कॉमन मैन को समझ में आना चाहिए कि हमको डॉलर पर डिपेंडेंसी होने से हमको कितना नुकसान होता है। तो ये शुरू होता है 1913 और 14 से वर्ल्ड वार 1 शुरू होता है। तो उस समय वार चलता है, तो यूएसए की तरफ से भी हथियार दिए जाते हैं, सहायता दी जाती है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़ोर शोर से चला। तो 2019 तक चलता रहा, फिर थोड़ा शांत हुआ, तब तक उन्हें डॉलर काफ़ी इकट्ठा कर लिया। यूएसए ने धीरे आर्म बेचा, उसके बदले में उनके पास डॉलर आने लगे। और पहले हम देखेंगे कि पाउंड स्टर्लिंग जो रशिया का ये इंग्लैंड का था, पाउंड स्टर्लिंग पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था। उसका कारण है कि आपने देखा होगा करीब करीब अंग्रेज़ों ने पूरे वर्ल्ड में राज किए हुए हैं, कॉलोनी बनी हुई हैं। यहाँ तक कि ये अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूएसए सब जगह थे। फ्रेंच कॉलोनी भी थी वहाँ, स्पेन की कॉलोनी थी, और पुर्तगीज़ थी। मार्को पोलो जो आया हमारे यहाँ गोवा में, उसने आके यहाँ देखा कि यहाँ बहुत रिच है और ट्रेड बहुत अच्छा होता है। उनने जाके यूरोप में बताया, तो वो पुर्तगीज़ यहाँ आ गए गोवा में। पांडिचेरी में फ्रेंच कॉलोनी थी। तो इस तरह से इनका ट्रेड चलता था। और उस समय चूँकि यूरोप में इंग्लैंड ही पावरफुल था, रानी का पूरा राज था। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये जो बने हुए हैं, ये सब यूके की कॉलोनी थे समझ लो। यहाँ से वो जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, सोना चांदी, सामान, कच्चा माल, कपड़ा, सब ले जाते थे और अपने यहाँ इकट्ठा करते थे। इस तरह से पूरा यूके में गोल्ड का खजाना इकट्ठा हो गया और पाउंड स्टर्लिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गया। और इस तरह से वो करते गए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्ल्ड वार 45 में अगेन वो 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया फिर से। तो फिर हथियार की इनकी ज़रूरत हुई। तो अमेरिका ने तब तक अमेरिका समझ चुका था कि इनको हथियार और ये सब देते रहो और इनकी करेंसी को कमज़ोर कर दो। तो उसने सब दिया और उसके बाद में
उनसे कहा कि अब आप हमको गोल्ड देंगे या डॉलर में ट्रेड करेंगे। तो गोल्ड चूँकि यूके के पास, इनके पास बहुत गोल्ड था, तो इन्होंने रिजर्व जो होता है वो यूके के पास ही था, तो गोल्ड शिफ्ट होके कहाँ चला गया, अमेरिका की तरफ चला गया वहाँ पे। और इसको हिटलर जो था उसने भी फेक करेंसी छापा उस समय, फेक करेंसी छाप के, और चूंकि उनकी दुश्मनी थी इससे, इंग्लैंड से, रशिया से, तो उसने भी फेक करेंसी छाप के पाउंड स्टर्लिंग को कमज़ोर किया। तो इस तरह से यूरोपियन करेंसी यूरो ख़त्म हो गई, और डॉलर की वजह से अमेरिका रिच होता गया, और उसके इकोनॉमिक पावर भी हो जाने से, सोना इकट्ठा हो जाने से हो गया। अब सोने की हिस्ट्री ये थी कि आपने करेंसी का देखा होगा, अपने यहाँ भी राजा महाराजा जो होते थे तो सोने के सिक्के चलते थे हमारे यहाँ, इसलिए हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था। और हमारी टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से, एग्रीकल्चर बहुत रिच थी, क्लाइमेट भी अच्छा था, पीसफुल रहते थे, तो इसकी वजह से लोग सब तरफ से अट्रैक्ट हुए बिजनेस के लिए। तो जो 100% सोने, और बाद में चांदी के सिक्के भी आए, मुगल काल भी आया, तब आप सिक्के बनते गए, तो फुल कन्वर्टेबिलिटी थी। मतलब मुझे 1 लाख रुपए का कोई सामान लेना है तो मैंने 1 लाख रुपए का सोना उसका पूरा लिया, और वो चलते गए, बदल लिया, उससे सामान ले लिया, फिर दूसरे से ले लिया, इस तरह से। पर धीरे धीरे ये इसमें प्रॉब्लम ये आने लगी कि सोना हैवी होता है, कॉस्टली भी होता है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट करने में, सपोज़ कर लो यहाँ से मुझे जर्मनी से कोई सामान लाना है तो लेके जाओ, लूटपाट भी होती थी उस समय, भी लुटेरे होते थे शिप में, बोट में, तो वो भी करते थे। तो उसके वजह से उनको हमेशा एक डर बना रहता था। तो हुंडी प्रथा शुरू हुई। हुंडी बोलते हैं एक तरह का विश्वास पे जो काम होता है, जैसे आप मेरे विश्वास करते हो, मैं एक व्यापारी हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो और मेरा कोई पहचान वाला इंग्लैंड में है या जर्मनी में है, तो मैं एक पेपर में आपको लिख को दे दूंगी कि 1 करोड़ रुपए का माल मैं यहाँ से मैं लिख के देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप उनको दे दीजिए। अब वो कागज़ लेके जाता है, वहाँ के व्यापारी को दिखाता है, वो वहाँ से जहाँ से खरीद के और वो हुंडी दिखा के वो सामान ले लेता है और आ जाता है। तो एक तरह से जो सिक्के जो ट्रांसपोर्ट करने की जो वो थी प्रॉब्लम, वो सॉल्व हुई। तो ये 100% सिक्के चलते थे। अब इससे क्या हुआ कि अमेरिका ने जब देखा उसके पास लॉस हो गया, जो वर्ल्ड वार होने से यूके की इकॉनमी, जो मैंने बताया कि हिटलर के और उसके वर्ल्ड वार के कारण आर्म्स में जो पेमेंट करना पड़ा, तो यूरोप की इकॉनमी तहस नहस हो गई। तो यूके पर करीब करीब 25% जीडीपी का खर्च हो गया, कर्ज हो गया 25%। इतनी कमज़ोर हालत हो गई, और धीरे धीरे अब लड़ाइयाँ और सेकंड वर्ल्ड वार की ओर जा रही थी। तो लोगों का, छोटी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन हैं, उनमें भी एक ये गोरे लोगों के प्रति असंतोष फैलता गया। तो इस तरह से फिर निक्सन आते हैं, 1962 में निक्सन आते हैं। तो वो जब देखते हैं कि लोग यहाँ पैसा रखे हैं, तो उनने एक बनाया कि हम पेपर करेंसी चलाने का बोला, कि इसका एक वो है कि हम ये डॉलर ये छाप के ये देते हैं, और आप इसमें ट्रेड करिए, उसके बदले में पैसा रखते हैं खजाने में, और ये पेपर ट्रेड करेगा। अब लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका को उसके बदले में सोना अपने यहाँ खजाने में रखना था, तो उनने चालाकी क्या की कि सोना नहीं रखते थे, और बस पेपर छाप छाप के बाहर सबको देते जाते थे। तो कुछ दिन तो ये चला, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को समझ आने लगा कि ये वो बदमाशी है। तो लोग, कुछ कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया भी है, इन कंट्रीज़ ने कहा कि हम ऑडिट करेंगे, पैसे का ऑडिट होना चाहिए कि खजाने में कितना सोना रखा है ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम आपसे
ट्रेड करेंगे डॉलर में। तो निक्सन ने साफ मना कर दिया। एक दिन अचानक जैसे मोनेटाइजेशन हुआ था ना अपने यहाँ अभी जो करेंसी का, उसी तरह से सडनली डिक्लेयर करते हैं कि कोई करेंसी का कन्वर्शन गोल्ड में नहीं होगा, क्योंकि उस समय 100% करेंसी का आप 100 रुपये का ले जाएंगे, डॉलर ले जाएंगे 100 का, तो 100 का सोना आपको मिल जाएगा। वो ख़त्म कर दिया। अब लोग हो गए परेशान, लोगों का अव्यवस्था हो गई। उनने जो ट्रस्ट पे जो पेपर करेंसी को एक्सेप्ट किया था वो टूट गया। अब धीरे धीरे होता क्या है कि सऊदी अरेबिया में टेक्नोलॉजी की हेल्प करके अमेरिका ने तेल निकाला। अब जो तेल निकाला तो उनसे गए तेल का डील होने लगा उनके साथ, अपना तेल भी ले जाते, और उनने ये कह दिया कि जो भी तेल बेचोगे आप डॉलर में बेचोगे किसी भी कंट्री को। तो एक दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर यूएई और मिडिल ईस्ट की, लीबिया, इन सब यमन, इन सब कंट्रीज़ के पास जैसे जैसे तेल के ऑयल वेल लगते गए तो वो पेट्रो डॉलर का मैं करने का बोलने लगा। तो इस तरह से जब देखा उनने कि गद्दाफी ने जब देखा कि ये तो क्या कर रहे हैं कि पेपर छाप छाप के देते जाते हैं डॉलर, उसके बदले में सोना नहीं रखते हैं, तो उसने अपना कह दिया कि उसने 143 टन सोना अपना इकट्ठा कर लिया तेल से बेच के, और 3.3 बिलियन डॉलर भी इकट्ठा कर लिया। तो बोला कि हम डॉलर नहीं लेंगे। और इसी तरह से उसके बाद में सद्दाम हुसैन ने भी सोने में ट्रेड करेंगे, जिससे भी हम, जो हमसे तेल लेगा हम उससे सोना लेंगे। तो ये बात यूएसए को खटक गई कि अब उनकी सुप्रीमेसी जा रही है। तो उन्होंने गद्दाफी को तख्ता पलट करने के लिए वहाँ एजिटेशन किया, क्योंकि लीबिया को में जो तेल के कुएं चलते थे रशिया के सपोर्ट से चलते थे। जॉर्डन, रशिया और कुछ कंट्रीज़ और हैं जिनके पास उनके चलते रशिया का सपोर्ट था। तो उसको टॉपल किया और बाद में उसको गद्दाफी को मार दिया। उसके बाद में फिर आता है सद्दाम हुसैन की बारी आती है कि सद्दाम हुसैन ने भी कहा कि हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे। तो उसके इल्ज़ाम लगाए कि इनके पास बायोलॉजिकल वेपन है, तो और ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, और हम इसको बंद करो करके बोला कि इसका उत्पादन बंद करो। उनके पास तो कुछ नहीं था, वो माना नहीं। अल्टीमेटली उसको वहाँ बम्बार्डिंग किया और वार छिड़ा, पूरी इकॉनमी तहस नहस हुई। वो भी सद्दाम हुसैन की भी इराक भी खराब, पूरा बेकार हो गया, और उसके बाद में उसको फांसी दे दी गई। अब उसके बाद फिर ये चलते हैं ईरान में। 1972 से 79 तक इन्होंने ईरान पे इसी तरह से न्यूक्लियर का बहाना लिया, न्यूक्लियर वार हेड बनाते हैं करके ईरान पे अटैक किया और सैंक्शन लगाए। तो सैंक्शन लगाने का इनका पर्पस होता है कि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली तोड़ो। जब इकोनॉमिकली तोड़ देते हैं तो फिर उनको मिलिट्री सपोर्ट भी देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। जब वो हो जाता है तो सामान बेचते हैं, और जो तेल उस पे कब्जा करते हैं तो उस पैसे को वो फिर बोलते हैं कि आप हमारे डॉलर के बॉन्ड खरीदो, या हमारी कंपनी में निवेश करो, अमेरिका में निवेश करो। इस तरह का वो चक्र चलाते हैं ताकि उनका डॉलर स्ट्रांग हो जाए। उस समय जो रेट फिक्स हुआ था, जब 28.5 आउंस का, मतलब ग्राम का $1 उनका रेट फिक्स हुआ था, जब इनने ओपेक कंट्री बनाई थी तेल के। उस समय ब्रेटन वुड में एक बैठ के करीब करीब 44 देश इकट्ठे हुए थे, और उनके 25 के करीब डायरेक्टर बड़े बड़े कंट्री के सेट हुए, और उनके बैठ के उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ओपेक कंट्री के जो है वो उससे बनाएंगे और तेल का रेट डिसाइड करेंगे। उसमें भी उनका उद्देश्य था कि अपनी मर्जी से वो तेल पे कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे सऊदी अरेबिया ने भी इसको डिनाई कर दिया,
और कहने लगा कि अब हम नहीं लेंगे। जैसे ही उनको समझ में आया कि ये हमें पैसे ही पेपर पकड़ाते हैं और इस तरह से तो हमारा कुछ होना नहीं है, उन्होंने ये लालच दिया था कि तुम पेट्रो डॉलर में बेचते रहो और हम आपको सिक्योरिटी देंगे, इसके बदले में मिलिट्री एड देंगे, ये कह के तो सऊदी अरेबिया मान गया। उसको देखते देखते अदर कंट्रीज़ भी मान गई। इस तरह से डॉलर उनका स्ट्रांग होता गया पूरे वर्ल्ड में और उन्होंने अपना जो कब्जा बना लिया। अब आगे चल के अब ये होता है कि 2000 में तो सद्दाम हुसैन को भी मार दिया। सद्दाम हुसैन के 19% पेट्रोल वर्ल्ड का पेट्रोल था और 16-17% ईरान का भी था, वो भी तेल को बंद कर दिया। अभी रिसेंटली रशिया यूरेनियम का और पेट्रोल और गैस का सबसे बड़ा रिच भंडार है, रशिया के ऊपर वाले भाग में है। फिर इन्हें यूक्रेन में वार शुरू किया अपने डॉलर को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर 37 ट्रिलियन का लोन हो गया है, जिसका 1.7 बिलियन हर साल उनका ब्याज आता है, ट्रिलियन ब्याज आता है उनका, जो उनको पेमेंट करना है। और जो 10 साल पहले जो उनने बॉन्ड इशू किए हैं उनका भी पेमेंट करना है। तो इस समय यूएसए में अफरा तफरी मची हुई है और महंगाई बढ़ी हुई है और एक ट्रंप को एक बहुत बड़ा चैलेंज है इकॉनमी का चलाने का। तो और उनके यहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन उनका महंगा होता है, तो दूसरी कंट्री से जो सब इंपोर्ट करते हैं वो खाने पीने का सामान बाकी जगह से। इसी कारण उनने जो अपनी फैक्ट्री भी लगाई थी तो लो कॉस्ट का लेबर होने के कारण सारी फैक्ट्री उनने चाइना में लगाई थी। लेकिन चाइना में क्या हुआ, चाइना ने फैक्ट्री लगाने से उनका जो उनने अपना डिक्टेटरशिप ही है उनके यहाँ, एक तरह से समझ लो कम्युनिस्ट हैं वो। तो उससे क्या हुआ कि उनकी इकॉनमी फ्लोरिश हो गई और पूरे वर्ल्ड में आज उनका चाइना का ट्रेड फैल गया है। एक तरह से इकॉनमी अब हम आप सब उनके सामान के लिए मजबूर हो गए हैं लेने के लिए। सस्ता सामान जहाँ होता है वो मार्केट में जाता है। अब इस समय अमेरिका की नज़र चाइना पे है कि आज नहीं तो कल वार जो होगा चाइना से होगा, क्योंकि उसका अमेरिका को लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इस समय चाइना है। जब तक इनका सामान बेचना और इनको डॉलर से कमज़ोर नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा। तो उसका एक कारण और भी है, ब्रिक्स देश जो हैं इसमें अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये जो देश हैं इनने मिलकर एक ब्रिक्स का संगठन बनाया हुआ है, जिससे वो इन्हें डिसाइड किया कि हम डॉलर पे गुलाम क्यों बने, हम ऐसा करेंगे अपनी करेंसी में अदला बदली कर लेंगे, जिसको हम पहले बार्टर सिस्टम बोलते थे कि तुम्हारे पास जो सामान है मुझे दे देना, मैं तुमको दे दूंगा और जो डिफिशिएट होगा वो ले लेंगे और एक दूसरे से करेंसी में अदला बदली कर लेंगे। तो ये एक डॉलर को बहुत बड़ी थ्रेट है इस समय। तो इसी थ्रेट को सॉल्व करने के लिए ट्रंप पूरे वर्ल्ड में आतंक मचाए हुए हैं और इनने जो ब्रिक्स की जो करेंसी जो बन गई है उसमें एक सपोर्ट और भी है। जैसे इंडिया को भी चैलेंज इसलिए मिल रहा है जो बार बार 25% जो टैरिफ लगाया है, यूपीआई बना लिया है हमने, सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ। तो यूपीआई से 35 कंट्रीज़ में हम रुपये में ट्रेड करने लगे हैं। और यही हमने अभी रशिया से जो तेल का जो वॉस्को अकाउंट खोला एक रशिया में, वहाँ उनने हमें तेल दिया, हमने उसके बदले में यहाँ उनके खाते में पैसे जमा कर दिए और वहाँ से जो सामान हम उनको देते हैं वो वहाँ से जमा हो गया। तो रशिया हमसे कम लेता है, लेकिन उनसे हम चूँकि मिलिट्री एड भी लेते हैं और पेट्रोल भी लिया हुआ है और बहुत सारा, तो रिफाइनरी के लिए। तो इस समय रशिया का ट्रेड सरप्लस है हमारी तरफ। तो ये बहाना लगाया उनने कि ये पैसा यूक्रेन वार में जाता है, इसीलिए वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए हैं और बोलते हैं कि लोग खून के बहाने के लिए इंडिया पैसा दे रहा है और सैंक्शन लगा देंगे। रशिया को भी दबकाए हुए हैं,
इंडिया को भी, इधर ईरान पे भी लगे हुए हैं, और कोई ट्रेड नहीं करेगा कहीं से, ये उनका एक थ्योरी चल रही है। और हमारी जो कंट्री के जो हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो कंफर्टेबली चल रहा है, और पूरी तरह से तो ब्रिक्स की जो करेंसी एक आ रही है, वो एक कॉमन करेंसी बनाएंगे ये सब मिलके, तो वो कॉमन करेंसी से ट्रेड होगा, लेकिन डॉलर टोटली रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन उसकी जो दादागिरी है, सुप्रीमेसी है, वो उनकी कम हो जाएगी, जो अभी हम डिपेंड होते थे। क्योंकि वो सीधा सीधा उनका है, आपको तेल चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, डॉलर लाओ तो हमको देंगे, तो और डॉलर उनको छाप के तो उनका आसानी से वो दे देते हैं। ये उनका एक मेन उद्देश्य था। तो इस तरह से हमको अब इससे सबक लेना चाहिए कि हम अपने यहाँ एक्सपोर्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ बढ़ाएं, और सर्विस सेक्टर में भी वो करना पड़ेगा। थोड़े एथिक्स हमको हमारे लाने पड़ेंगे। हमारी नए जो यूथ हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, कॉरपोरेट्स हैं, ये बहुत एसेंशियल है। अदरवाइज़ हमारा डेफिशिएंट बजट रहेगा तो हमारे कंट्री डेवलवेट हो जाएगी और फिर हमको कोई सामान नहीं देगा। सोना अभी ख़रीदा है गवर्नमेंट ने 880 टन के करीब सोने का भंडार रिजर्व बैंक में रखा है। और सोना इसीलिए महंगा हुआ है इस समय, आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में तो 3 लाख रुपए किलो से चांदी हो गई है, और 1,70,000 80,000 रुपये का तोला से 10 ग्राम का वो सोना का रेट हो गया है। उसका कारण है कि ये जो एक तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, दूसरा वर्ल्ड में जो वार की स्थिति और सैंक्शन की स्थिति लगी हुई है, तो उसके वजह से लोगों के पास करेंसी नहीं है, तो वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा चांदी का एक उपयोग, चांदी का रेट बढ़ने का कारण होता है, इसका कॉमर्शियल यूज़ होता है, रेडियो ट्रांसमीटर, कंप्यूटर में, और ऐसे ये स्पेस वाली जो सामान बनाए जाते हैं उनके, इस तरह से। तो चांदी का बड़े तेज़ी से भाग रहा है, और उसमें भी ट्रेडिंग हो रही है। जो पावरफुल कंट्री हैं उसको एक्यूमुलेट कर रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चांदी बहुत पहले से चाइना ने अपने यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, क्योंकि वो उसमें चिप वगैरह का जो काम करता है सेमीकंडक्टर में, उसमें उसको ज़रूरत होती है, तो उसने चांदी रखा हुआ है। और इसका जो लिमिट है, चांदी और सोना जितना लिमिटेड है उतना ही है, उसकी क्वांटिटी अब बढ़ने वाली नहीं है, एक लिमिट सेट हो गई है। तो और चांदी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये डॉलर का बढ़ने और घटने का कारण मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अंकल सैम जो हैं, जो उनका ट्रम्प का ट्रम्पेट क्यों बजता रहता है, पूरे सुबह से बजा, शाम को बजा, दोपहर में बजा, पत्रकार आए तो बजता रहता है, वो इसीलिए बजता है। और उससे सबक लेना चाहिए कि ये इनने अपने आप को कैसे धोखेबाजी से अपने पेपर करेंसी को मजबूत बनाया और सबका सोना लूटा। सद्दाम के यहाँ भी अटैक करने के बाद जो बाद में जो शांति के नाम पे मिलिट्री रही, वहाँ से भी इन्हें सब अपने घर ले गए हैं। जब भी किसी कंट्री में ये समझ लो ये अटैक करते हैं तो पीस के नाम पे काफ़ी दिन वहाँ भगते नहीं हैं, वहाँ से अपनी मिलिट्री लगाए रहते हैं, जासूस लगाए रहते हैं, उनकी CIA के नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में रहता है, उसके आसपास में मिलिट्री बेस बना के रखते हैं यूज़ करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, और दादागिरी इनकी चल रही है। तो आपको इससे समझना चाहिए कि अब हम थोड़ा स्वाभिमान अपना डेवलप कर लें। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ कि आप डॉलर का जो खेल है आप समझ गए होंगे कि कितना खतरनाक है, और यूनाइट हो जाएं हम सब अपने अपने और भी कंट्रीज़ को साथ में लेके, जो लाइक माइंडेड हैं उनको लेकर सतर्क हो जाएं, नहीं तो आने वाला समय में अटैक हमारे ऊपर भी होगा निश्चित। जय हिंद।